Okay, students. So, in the last lecture, we have discussed about that common methods, and today we have to start the new segment of the topic, that is the IUPAC nomenclature. Okay. तो जो नया सेगमेंट आज हमें स्टार्ट करना है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इससे नीट JEE मेंस के लिए कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ठीक है. तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा. इसके लिए आपको अच्छे से सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फोकस करना है. IUPAC का मीनिंग क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनमें से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम हम देते हैं तो नेम हम इसी मेथड से देते हैं. इट इज ए IUPAC सिस्टम या IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम. ठीक है. तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको नाम देना है तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं प्रेफिक्स. इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेफिक्स. उसके बाद आता है वर्ड रूट. इसके बाद क्या आता है? वर्ड रूट. और फिर आता है सफिक्स. ठीक है. तो ये प्रेफिक्स में भी दो पार्ट होते हैं. एक होता है सेकेंडरी प्रेफिक्स और फिर होता है प्राइमरी प्रेफिक्स. सिमिलरली ये जो सफिक्स होता है इसमें भी टोटल दो पार्ट होते हैं. एक होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स. तो इसमें सबसे पहले तो हमें एक जनरल पॉइंट डिस्कस करना है कि प्रेफिक्स का मीनिंग क्या होता है, वर्ड रूट का मीनिंग क्या होता है एंड सफिक्स का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. तो सपोज मैं कंपाउंड लिखता हूं CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3. ये कंपाउंड मेरे पास है. ठीक है. तो इस कंपाउंड में मैंने जैसे आपको कुछ पिछले लेक्चर्स में एक पॉइंट बोला था कि जब भी आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसे अगर आपको नेम देना है तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. तो सपोज मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं सपोज. ओके. तो ये है मेरी चेन. इस चेन को कहते हैं पेरेंट चेन. ठीक है. तो इस चेन में जो ग्रुप नहीं है, देखो ये वाला ग्रुप जो है ना, ये CH3 ग्रुप. तो ये CH3 ग्रुप आपके पेरेंट चेन में नहीं है तो इस CH3 को हम कहते हैं साइड चेन. क्या कहते हैं इसे? साइड चेन कहते हैं. या फिर कुछ बुक्स में लिखा है सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है. उसे साइड चेन भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं. ठीक है. बहुत हद से. ओके. तो इस कंपाउंड में जो साइड चेन प्रेजेंट है उसी साइड चेन को हम क्या लिखते हैं? प्रेफिक्स लिखते हैं. क्या लिखते हैं? प्रेफिक्स. प्रेफिक्स का मीनिंग क्या होता है? any type of side chain, any type of substituent if present in the organic compound, then that side chain or substituent is considered to be prefix. ठीक है. तो प्रेफिक्स के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसके बाद आता है वर्ड रूट. उसके बाद क्या आता है? वर्ड रूट. अगर आप इस कंपाउंड को देखते हो तो यहाँ पे जो हमने हमारी पेरेंट चेन सेलेक्ट की है उस पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है. तो अगर 4 कार्बन होंगे तो इसे हम कहते हैं ब्यूटेन. क्या कहते हैं इसे? ब्यूटेन. ये आपने 10th में पढ़ा है. ठीक है. तो इस ब्यूटेन में ये जो ब्यूट है ना, ब्यूट, इस ब्यूट को कहते हैं वर्ड रूट. क्या कहते हैं? वर्ड रूट. यानी आपके पास कभी भी जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आप चेन सेलेक्ट करते हैं उस चेन में जितने कार्बन आते हैं उसके अकॉर्डिंग उस कंपाउंड का जब नाम हम लिखते हैं तो उस नाम को हम कहते हैं जनरली वर्ड रूट. ठीक है. और आखिरी पॉइंट है सफिक्स का. सफिक्स का मीनिंग क्या होता है? सफिक्स का मीनिंग होता है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन की जो चेन है उस चेन का नेचर कैसे है. ओके. कार्बन के चेन का नेचर यानी मुझे कहना है कि अभी देखो ये है आपकी
पैरेंट चेन। इस चेन में देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो कार्बन कार्बन के बीच में चेन का नेचर कैसा है, बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो हमें कहां से समझ में आता है, सफिक्स से समझ में आता है। और आखिरी पॉइंट, सफिक्स हमें और एक इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज द नेचर, दैट इज द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है, तो वो देता है सफिक्स। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि सपोज अगेन आई विल राइट दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड आपके पास है, ये वाला कंपाउंड आपके पास है, और इस कंपाउंड को अगर आपको नेम देना है, सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर आपको नेम देना है, तो इसके लिए जो मेथड हम यूज करेंगे, वो मेथड ये यूज करेंगे, सबसे पहले नेम लिखेंगे प्रीफिक्स का अगर होता है तो, उसके बाद नेम लिखेंगे वर्ड रूट का, और उसके बाद नेम लिखेंगे सफिक्स का। सफिक्स में दो पार्ट आते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में भी दो पार्ट आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो देखो इस कंपाउंड में अगर आप देखते हो तो कंसीडर करो, सिर्फ मैं एक चेन सेलेक्ट करता हूं यहाँ पे, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सपोज ये चेन मैंने सेलेक्ट की है, तो यहां पे ये वाला जो ग्रुप है इसे हम कंसीडर करते हैं साइड चेन। ये वाला जो ग्रुप है इसे भी हम कंसीडर करते हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। ओके, देन ये हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। यहां पे ये जो चेन है 9 कार्बन की, ये हो जाएगी आपका वर्ड रूट। ओके, उसके बाद में सफिक्स है, तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स। और इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज OH, यानी वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो इन दिस वे, इन सभी पॉइंट्स का यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है। तो अगर आपके पास CH4 होता है तो उसे आप कहते हो मीथेन, बराबर है। सिमिलरली अगर आपके पास होता है CH3 तो इसे आप कहोगे मीथिल, ठीक है। अगर आपके पास होता है C2H6 तो इसे कहोगे इथेन, ठीक है। और अगर CH3CH2 ग्रुप आप लिखते हो तो उस ग्रुप को हम कहते हैं इथिल, ठीक है। अगर सपोज आई विल राइट C3H8, C3H8, C3H8 अगर होगा, C3H8 का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। सपोज स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 CH3, इसे कहते हैं प्रोपेन, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 को हम कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं उसे? प्रोपीन। कंपाउंड आपका स्ट्रेट चेन है, इस वजह से यहां पे हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? N प्रोपीन, ठीक है। उसके बाद CH3 CH2 2 टाइम्स CH3, इसे हम कहते हैं N ब्यूटेन।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटीन। सिमिलरली इसके आगे आपको पता है पेंटेन होता है, हेक्सेन होता है, हेप्टेन होता है, ऑक्टेन होता है, नोनेन होता है, डिकेन होता है। ओके, तो देखो CH3 को क्या कहते हैं हम, मिथिल। CH3 CH2 को हम क्या कहते हैं, इथीन। CH3 CH2 CH2 को हमने क्या कहा है, एन प्रोपिल। ये एन प्रोपिल है। और मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में आइसो के बारे में बोला था। तो आइसो देखो, एक कार्बन होता है, दो CH3 होते हैं और उसी को एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है, तो इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलेंगे उसे, आइसोप्रोपिल। ठीक है। सिमिलरली ये जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के मैं अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। CH3 CH2 CH2 CH2, इस ग्रुप को आप क्या बोलोगे, एन ब्यूटिल। क्या बोलोगे इसे, एन ब्यूटिल। अगर सपोज मैं सपोज आइसोब्यूटिल ग्रुप लिखता हूं, आइसोब्यूटिल CH3 CH CH3 एंड CH2, ये वाले ग्रुप को आप बोलोगे आइसोब्यूटिल। क्या बोलोगे उसे, आइसोब्यूटिल। सिमिलरली अगर सपोज मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, यानी ये जो CH3 CH2 CH2, यहां से सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव अगर मैं करता हूं, तो ये वाला जो ग्रुप हो जाएगा, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, इसे आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या बोलोगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। ये वाला पोर्शन ऊपर वाला जो है, ये वाला ग्रुप जो है, इसे बोलोगे आप सेकेंडरी ब्यूटिल। और एक ग्रुप होता है, एक कार्बन से 3 CH3 और सामने कार्बन की चेन। अगर इस ग्रुप को आपको नाम देना है तो इसे आप क्या बोलोगे, टर्शियरी ब्यूटिल। ये सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये सभी आपको पता होने चाहिए, ये सभी आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये जो मिथिल होता है, इसे हम एमी भी लिखते हैं, एमी। ठीक है। ये जो इथिल होता है, इसे हम ईटी भी लिखते हैं, ईटी। ईटी का मीनिंग होता है इथिल। उसके बाद एन प्रोपिल को हम लिख सकते हैं NPR। क्या लिख सकते हैं, NPR, एन प्रोपिल। उसके बाद आइसोप्रोपिल को हम लिख सकते हैं IPR, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल हम लिख सकते हैं। ओके, एन ब्यूटिल को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, NBU। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म में आपको पता होने चाहिए नोमेनक्लेचर में। ओके, इस नोमेनक्लेचर में। ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटिल को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम, सेक BU। सेक BU नहीं लिखते जनरली, सेक ब्यूटिल लिख देते हैं। ठीक है। एंड टर्शियरी ब्यूटिल आपको पता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्किल ग्रुप्स एंड उनका नोमेनक्लेचर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, उसके बाद आपको आगे समझ में आएगा। ओके, तो अगर आपके कंपाउंड में एक ही कार्बन होता है, एक ही कार्बन होता है, तो वर्ड रूट कहते हैं मिथ। क्या लिखते हैं उसे, मिथ। उसे बोलते हैं मिथ। अगर C2 होता है, C2 यानी दो कार्बन होते हैं, दो कार्बन की चेन आपके पेरेंट कंपाउंड में होती है अगर, तो उसे कहते हैं इथ। क्या कहते हैं उसे, इथ। अगर 3 कार्बन होते हैं तो उसे कहते हैं प्रोप। इफ द कंपाउंड कंटेन 4 कार्बन देन इट इज कॉल्ड ब्यूट। इफ इट कंटेन 5 देन इट इज पेंट। सिमिलरली 6 कार्बन के लिए आप लिखोगे हेक्स, 7 कार्बन के लिए लिखोगे आप, 7 कार्बन के लिए लिखोगे हेप्ट, हेप्ट लिखोगे, हेप्ट। 8 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, ऑक्ट, ऑक्ट। ठीक है। 9 कार्बन के लिए लिखोगे नॉन,
and if the compound contain 10 carbon is dec. ठीक है. So these are the word roots which are generally used in the given compound. ठीक है. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वर्ड रूट. अभी डिस्कस करते हैं सफिक्स के बारे में. किसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी? सफिक्स के बारे में. सफिक्स सफिक्स हमें दो बातों की इंफॉर्मेशन देता है. एक तो नेचर ऑफ कार्बन चेन और दूसरा फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. तो अगर आपके चेन में मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड के चेन में. ठीक है. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के चेन में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तो आप क्या लिखोगे? ANE. क्या लिखोगे? ANE आप लिखोगे. ANE. ठीक है. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो आप लिखोगे ENE. ये सफिक्स होता है. इफ द कंपाउंड कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड then it is written as YNE. ओके. हम क्या लिखेंगे उसके लिए? YNE. ठीक है. ये हो गया सफिक्स, ये हो गया वर्ड रूट और ये हो गया सफिक्स. आपको साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल मैंने ऑलरेडी आपको बोले हैं. ठीक है. यस. और कुछ प्रेफिक्स के बारे में भी आपको बोल देता हूं मैं. प्रेफिक्स के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूं. प्रेफिक्स. ठीक है. अगर प्रेफिक्स का मीनिंग मैंने आपको बोला था साइड चेन या फिर उसको और एक नाम होता है, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं वो, सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है. तो दोनों सेम ही है, आप कौन सा भी नेम रेफर कर सकते हो. ठीक है. अगर CH3 होता है तो बोलो इसे क्या बोलोगे आप? मिथिल. ठीक है. अगर Cl होता है, Cl को भी हम साइड चेन में ही कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करते हैं. तो Cl को आप बोलोगे क्लोरो. ओके. Cl को आप बोलोगे क्लोरो. सिमिलरली अगर Br होता है तो उसे बोलोगे आप ब्रोमो. ठीक है. अगर सपोज आयोडीन होता है तो आयोडो, एंड फ्लोरीन होता है तो क्या बोलोगे? फ्लूरो. ठीक है. ओके. अगेन लाइक सपोज आपके कंपाउंड में लाइक कोई ऑर्गेनिक ग्रुप कनेक्टेड है और उस ऑर्गेनिक ग्रुप से कोई ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड है. तो ये जो ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप, इसे कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप. क्या बोलोगे उसे? अल्कोक्सी ग्रुप बोलोगे. तो ये R कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, मिथिल, इथिल, ऐसा कुछ भी होगा. ठीक है. तो इस R की जगह पे आई विल राइट सपोज मिथिल ग्रुप. तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई इसे क्या कहते हैं, इसे क्या बोलोगे आप? तो इसे बोलोगे आप मिथॉक्सी. क्या बोलोगे? मिथॉक्सी. ठीक है. सिमिलरली सपोज आपके पास अगर होता है CH3CH2O तो इसे बोलोगे आप इथॉक्सी. क्या बोलोगे आप? इथॉक्सी. ठीक है. तो सिर्फ ऐसे भी नहीं होता कि आपके कंपाउंड में सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड ही प्रेजेंट है. कुछ केसेस में क्लोज चेन कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं. तो अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है हाँ, अगर आपके कंपाउंड में कोई साइक्लिक कंपाउंड होता है, अगर सपोज आपके कंपाउंड में कोई साइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसको भी हम प्रेफिक्स में लिख सकते हैं. जैसे कि सपोज मेरे पास अगर ये कंपाउंड है, मेरे पास अगर सपोज ये कंपाउंड है, ये आप समझ रहे हो ना, ये साइड चेन में प्रेजेंट है, तो इसे कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड है ना. तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए लिखते हैं साइक्लो. साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लिखोगे? साइक्लो. और कितना कार्बन है? 1 2 3. तो 3 कार्बन के लिए आप लिखोगे प्रोपिल. क्या लिखोगे उसके लिए? प्रोपिल.
तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल। क्या बोलोगे उसे? साइक्लोप्रोपिल। सिमिलरली CH2CH2 CH2 CH2 इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होता है? साइक्लोब्यूटेन। अगर सपोज मैं यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करूं और इस मॉलिक्यूल को अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करता हूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा? साइक्लोब्यूटिल। क्या बोलूंगा उसे? साइक्लोब्यूटिल। ओके, तो आज हम हमारा लेक्चर यहां पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहां से आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, आपको ये सभी पॉइंट एनसीईआरटी में अच्छे से देखना है, सभी पॉइंट बहुत अच्छे से दिए हैं। ओके, थैंक यू।